हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। हमने ऑलरेडी व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट्स वर्क कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, उन दोनों टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और वीडियो बनाया है। तो आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड के प्रकार, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर हम इसमें सबसे पहला देखें तो दो तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं कि जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड को बाय स्ट्रक्चर और बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। कि बाय स्ट्रक्चर देखें तो दो तरह के होते हैं कि अब ये भी टाइप ही है और ये इधर जो है बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये भी टाइप है। तो दोनों टाइप हैं, बट बाय स्ट्रक्चर है ये और ये बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बाय स्ट्रक्चर देखें तो एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, हाँ इसके बारे में। और बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कि इक्विटी, जैसे इक्विटी में हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरियल, थेमेटिक्स। और डेप्ट हो गया इसमें गिल्ट, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट, लिक्विड, गोल्ड, गोल्ड विद अंडरलाइंग ईटीएफ। तो कुछ इस तरह से हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में देयर आर मल्टीपल वे इन विच म्यूचुअल फंड कैन बी कैटेगराइज्ड। फॉर एग्जांपल द वे दे आर स्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दे होल्ड, देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एक्सेट्रा। ये कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कि जैसे अब मान लो कि उसके स्ट्रक्चर के बेस पे या उस जो सिक्योरिटी में होल्ड कर रखा है उसके बेस पे, जो स्ट्रेटेजी है उसके बेस पे। तो द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज क्लासिफाइड म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन वेयर दे इन्वेस्ट, सम ऑफ विच वी हैव ट्राइड टू कैप्चर बिलो। कि आज हम कुछ कैप्चर करेंगे उसमें से। व्हाट वी प्रोवाइड यू विद हियर is not an extensively categorized list of mutual fund, rather a few popular ones to get you started। कि अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इसमें ये नहीं है कि बहुत बृहद तौर पर हम बताने वाले हैं कि सभी, मतलब जितने कैटेगराइज हैं वो हमने सभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम नॉलेज पर्पज से और जो बेसिक्स है कि जो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट, उसी बेस पे हम करेंगे। हाँ फिर भी हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे जैसे हमने देखा डायग्राम में कि ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड। तो ओपन एंडेड फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड विच अलाउ यू टू इन्वेस्ट एंड रिडीम इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल दे आर perpetual in a nature, they are liquid in a nature and don't come with a specific investment period। इसका मतलब साफ है कि ऐसे फंड जिसमें कि हमें ये टेंशन नहीं होता कि मतलब कि मान लो कि हमें किस टाइम पे निकलना है या किस टाइम पे उसमें एंटर करना है, या कोई बाउंडेशन नहीं होता एक तरह से देखें तो, ठीक है। और नेचर से लिक्विड इन नेचर। हाँ अब क्या है कि दूसरा अगर हम देखें कि क्लोज एंडेड में, तो स्कीम हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, यू कैन ओनली इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ द न्यू फंड ऑफर एंड रिडम्पशन कैन ओनली बी डन ऑन मैच्योरिटी। यू कैन नॉट परचेज द यूनिट ऑफ अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वेन एवर यू प्लीज। कि जब आप चाहें तब नहीं कर सकते। जब वो म्यूचुअल फंड की मान लो कि न्यू म्यूचुअल फंड किसी एएमसी ने लॉन्च किया तो उस टाइम पे आपने उसमें एंटर किया और उसका जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद ही मैच्योरिटी के बाद ही आप मैच्योरिटी जब पूरा हो जाएगा तो आप बाहर आ सकते हैं। तो ये है कि बाय स्ट्रक्चर की एक तो होता है कि ओपन एंडेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, और क्लोज एंडेड है कि वो फिक्स है कि आपने कब एंटर किया, कब आपको निकलना है, उसमें कितने आपको सारी टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना है। तो ये है बाय स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि हम जो डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो वो सभी डिस्कशन हमारा होने वाला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। क्लोज एंडेड पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। बट हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि वो क्या होता है, मतलब ऐसा भी होता है।
तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लासेस। एक तो हो गया कि बाय स्ट्रक्चर, अब ये है एसेट क्लासेस, तो मतलब कि फंड के अकॉर्डिंग। तो एसेट क्लासेस में देखें तो पहले नंबर पे देखें इक्विटी म्यूचुअल फंड, कि जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं कि इक्विटी होता है, हाँ, तो उसी तरह से कि वो म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उनका, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% of their assets in stock of companies listed on the stock exchange. They are more suitable as a long-term investment greater than 5 year, as stocks can be volatile in the short term. They have the potential to offer higher return but also come with a high risk. Here are few type of equity mutual fund. कहने का मतलब है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड कि जिसका कि कम से कम 65% वो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। और उसमें क्या है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस माइंडसेट से करें तो वो फायदेमंद होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि कभी शॉर्ट टर्म में वो क्या होता है, मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह से तो उसमें क्या है कि नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लेके चलें तो उस पर्पज से ये अच्छा होता है कि लॉन्ग टर्म में वो, जैसे कि हम अगर निफ्टी 50 या कोई और इंडेक्सेस का भी देखें ग्राफ, तो वहां पे आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में भले वो वोलेटाइल दिखता है, बट अगर 5 साल 10 साल में देखें तो वो ऊपर की तरफ ही दिखेगा। तो वो इस पर्पज से है। तो अब हम इसमें अगर और कैटेगराइज करें, सब कैटेगरीज देखें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन कौन से फंड होते हैं, कैसे होते हैं। तो जैसे लार्ज कैप फंड, जैसे कि स्टॉक में होता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, वैसे ही सेम म्यूचुअल फंड में ही होता है कि म्यूचुअल फंड का क्या है कि एक फंड है, उसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से, तो जैसे लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन स्टॉक ऑफ लार्ज कैप कंपनी। एग्जाम्पल के लिए द कंपनी दैट आर रैंक्ड इन द फर्स्ट 100 इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक प्रिपेयर्ड बाय AMFI डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। AMFI का मतलब ये है, इज द इंडस्ट्री बॉडी रिप्रेजेंटिंग म्यूचुअल फंड एंड टास्क्ड विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एज वेल एज यूनिट होल्डर्स। तो ये क्या है कि एक एसोसिएशन है कि म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए और प्रमोशन, एक बॉडी है कि जो उसे रेगुलेट करती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि मतलब कि हमने जो है, जैसे यहाँ पे सेबी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड क्या है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया भी एक संस्था है। कहने का मतलब है कि लार्ज कैप फंड वो फंड है जिसका कि 80% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनी में होता है, और वो भी वो कंपनियां जो टॉप 100 कंपनी होती है उसमें होता है, फर्स्ट 100 कंपनी में। तो ये है लार्ज कैप। अगर हम उसके बाद देखें तो मिड कैप फंड होता है, इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 65% ऑफ देयर पोर्टफोलियो स्टॉक्स ऑफ मिड कैप कंपनी। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी दैट आर रैंक्ड बिटवीन द 101 to 250 बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। कि कहने का मतलब कि इसमें भी सेम वही होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऐसे होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेम यहाँ पे वही है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी होता है, अब मान लो कि निफ्टी 100 या उससे BSE 100, तो उसमें 100 कंपनी का ग्रुप होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या है कि उसी बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलीस्ट 65%, एटलीस्ट 80%। तो इस तरह से कि एटलीस्ट 65% वो मिड कैप में इन्वेस्ट करेगी, किसमें, तो 101 से 250 तक की जो कंपनी मिड कैप में उसमें, क्योंकि 100 तक तो लार्ज कैप कंपनी है जो जिसमें कि लार्ज कैप फंड आ गया, तो 101 से 250 तक जो है वो मिड कैप है और उसमें इन्वेस्टमेंट होगा इसका 65%, ठीक है। देन स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन स्टॉक ऑफ स्मॉल कैप कंपनी, द कंपनी दैट आर रैंक्ड 251 एंड
एवं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि वो कंपनियां जो कि 250 से ऊपर जो रैंक है उसमें है, तो उस कैटेगरी में जो कंपनी है स्मॉल कैप में, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम 65%। तो वो है स्मॉल कैप। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 80%, 65%, 65%, बाकी इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसकी क्या है कि 100% इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर भी ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लेकिन फिर भी 100% नहीं है, दूसरे जगह भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम देखें तो। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। इसमें क्या होता है, इज ELSS इज टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड। इट इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% of its portfolio in stocks. The investment made under ELSS is eligible for tax deduction under the Section 80C of the Income Tax Act 1961 up to Rs 1.5 lakh per annum. ELSS also come with a lock-in of 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या है कि ELSS का डेफिनेशन पढ़ के हमें साफ साफ समझ में आ गया कि ये वो फंड है जो कि अगर इस पे जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कि 1.5 लाख पे कि आप टैक्स का लाभ ले सकते हैं, मतलब ये इस फंड में। और इसमें क्या है कि लॉक इन पीरियड के साथ आता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें, और इसका 80% जो है वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होता है, दिस फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑफ एनी कंपनी अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन, नेमली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट लिमिट डिफाइंड बाय सेबी एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट यहाँ पे क्या मल्टी कैप में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड क्या है, इंटरनेशनल फंड्स आर स्कीम दैट इन्वेस्ट इक्विटी ऑफ कंपनी लिस्टेड आउटसाइड इंडिया। द objective of this fund is to provide an element of geographical diversification to investors and counter the volatility of Indian markets, as foreign market do not necessarily move in sync with the Indian market। कहने का मतलब है कि अगर जैसे हम चाहते हैं कि विदेशी, जैसे मान लो कि गूगल हो गया या फेसबुक हो गया या ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने जो कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो लिस्टेड नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट या BSE में या NSE में, और हम चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप उस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी में, तो आप वो भी म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं कि वो, अब उसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल फंड है, म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल फंड है जो कि इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब क्या है कि अगर इंडियन मार्केट के वोलाटिलिटी को काउंटर करना है तो वो फिर आप फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि नेस्डैक या वहाँ US की मार्केट में या दूसरे मार्केट में अगर प्लस में, तो कभी कभी होता है कि इंडियन मार्केट माइनस में, या कभी इधर माइनस में तो उधर प्लस में, ऐसे होता है। तो वो चीज़ अगर हम कोई चाहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें और लेस रिस्क के साथ, तो वो इस तरह के म्यूचुअल फंड के साथ आप जा सकते हैं, इंटरनेशनल फंड के साथ। देन इंडेक्स फंड। एन इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट सिंपली impersonates an index. So when you invest in index fund manager deploy your money in the same companies and the same portion and the same proportion is the index they are tracking. For instance, an index fund tracking Sensex will buy all the 30 stocks that are part of Sensex, and it will do so in the same proportion. Whenever a stock is removed from Sensex, the index fund will also remove it from its portfolio. And if some new stock are added to the Sensex, then the fund will also replace the changes in its portfolio. तो कहने का मतलब कि इंडेक्स फंड के बारे में जरूर सुना होगा आपने।
इंडेक्स फंड क्या होता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग, हमने बहुत सारा वीडियो देखा है कि जिसमें कि इंडेक्स फंड के लिए प्रेफर करते हैं, कि मतलब बोलते हैं कि इसमें, अब ये ऐसा फंड है कि जिस ये लेस रिस्क होता है, मतलब कि कम रिस्क होता है। अब मान लो कि जैसे हमने देखा, मान लो कि निफ्टी 50 का आप देख रहे हो कि कैसा उसमें का है, मतलब कि डायरेक्शन, या यहाँ यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सेंसेक्स का, कि बीएससी सेंसेक्स का 30 कंपनी उसमें है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी, तो वो उसी इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होगा अगर इंडेक्स फंड में करेंगे। जैसे मान लो कि हमने कोई बैंक का इंडेक्स उठाया तो वो उसी में होगा, या किसी दूसरे सेक्टर का उठाया या उस तरह से उठाया, कि अब मान लो कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, कि मतलब ऑयल एंड गैस हो जाए, या बैंक हो जाए, या प्राइवेट बैंक हो जाए, पीएसयू हो जाए, अगर आपने किसी में इंडेक्स फंड में चूज करके इन्वेस्ट किया तो वो उसी फंड में इन्वेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कि सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया तो वो 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा जो कि सेंसेक्स में अभी करेंटली लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी बात हो रहा था कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, या हाँ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी शायद, कि इस साल रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरी कंपनी से, कि मतलब कि, तो उस सिचुएशन में क्या है कि डॉक्टर रेड्डीज से हट के, फॉर एग्जांपल पर्पज से है, हो सकता है कि ये करेक्ट ना भी हो, बट सुनने में आया कि अब कि जैसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की जगह पे जो दूसरा स्टॉक आएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा, कि उससे हट के। तो मतलब करंटली में जो भी 30 स्टॉक होंगे सेंसेक्स में, अगर हम सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उसी में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी में। और इसमें क्या क्या, इसमें कि ज़्यादा ये नहीं होता कि मतलब मान लो कि मैनेजेरियल ऐसा कुछ ज़्यादा टास्क, या क्योंकि इसमें क्या है कि फिक्स है कि हमें इसी कंपनी में करना है, इसी 30 में करना है, तो इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो है, ये भी थोड़ा कम होता है इसमें, और लॉक इन पीरियड या कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, तो इसीलिए ये प्रेफर करते हैं कि जैसे मान लो कि मार्केट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि बीएसई सेंसेक्स का या निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, कि तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको दिखेगा, तो उसी तरह से आपका पोर्टफोलियो भी ग्रोथ करेगा। तो अगर हम दूसरे में जाते हैं तो हो सकता है वोलेटिलिटी कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट इसमें क्या, इंडेक्स फंड में वो इंडेक्स के बेस पे होता है, और आपको ज़्यादा ट्रैक नहीं करना है, बस जैसा इंडेक्स का मूवमेंट होगा वैसे आपके पोर्टफोलियो का मूवमेंट होगा। देन दूसरा होता है, जैसे हमने पहला कैटेगरी क्या डिस्कस किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इसमें दूसरा होता है, यहाँ पे हमने देखा था ना कि इस डायग्राम में, कि पहला तो बाय स्ट्रक्चर ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इक्विटी डेप्ट मनी मार्केट गोल्ड। तो हमने इक्विटी अभी डिस्कस किया, अब डेप्ट करते हैं, ठीक है। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स प्राइमरली इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर डेप्ट instruments. They are not affected by stock market volatility, and hence can offer more stable return compared to equity mutual funds. The type of debt mutual fund are differentiated on the basis of the maturity period of the security they hold. Let's look at a few type of debt mutual fund is, कहने का मतलब कि जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड देखा कि उसमें क्या है कि वो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं उसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। अब इस डेब्ट म्यूचुअल फंड का क्या होता है, प्राइमरी तौर पर ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में होता है जहाँ पे कि फिक्स्ड इनकम हो, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, या अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क बहुत ना के बराबर होती है, तो और स्टेबल होती है, कि जितना भी मान लो कि अगर कम रिटर्न भी आएगा लेकिन वो स्टेबल है कि हाँ वो उतना आएगा, मतलब। और डायरेक्शन अगर आप देखेंगे किसी डेब्ट म्यूचुअल फंड का तो आप वो आपको ऊपर की तरफ भी दिखेगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में होता है। अब अगर हम इसको देखें सब कैटेगरी इसमें क्या क्या है इसकी कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में पहला है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन डेब्ट सिक्योरिटीज एंड higher rated securities which have a maturity period less than 91 days. This makes them relatively less riskier than most other category, because a lower maturity mitigates any interest rate volatility, which is a risk of loss resulting from changes in interest rate. Liquid fund are a good avenue for parking emergency fund alternative to bank saving account। तो आप
बिल्कुल ही समझ ही गए होंगे इसके डेफिनेशन से। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखा था कि वहाँ स्टॉक वाइज चल रहा था कि लार्ज कैप हो गया 100 कंपनी, मिड कैप हो गया कि 101 से 250, फिर स्मॉल कैप हो गया तो 250 से ऊपर, और मल्टी कैप हो गया कि किसी में भी। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कि डेप्ट सिक्योरिटी या बॉन्ड इसमें जो है कि जिसका पीरियड 91 दिन का हो कि लेस देन 91 डेज, उसमें है कि जैसे अब इसमें क्या है कि रिस्क कम है। तो अब इस फंड को उन लोगों के लिए आप मतलब आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप सेविंग अकाउंट में मान लो अगर पैसे रखते हैं, सिंपली अगर इस फंड में रखेंगे तो कहीं आपको बेहतर होगा, मतलब उससे कि थोड़ा सा हो सकता है कि रिटर्न भी ज़्यादा ही मिले। और इसमें वैसे ही होता है कि आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इसको, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें लॉक इन पीरियड या ऐसा कुछ। तो अब इसमें क्या कि एक तो हो गया लिक्विडिटी जिसमें कि 91 डेज का सिक्योरिटी है, मेच्योरिटी है जो सिक्योरिटी का, उसमें कि लेस रिस्कर होता है। अब इसी में है नेक्स्ट ओवरनाइट फंड, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी विच इज मेच्योरिटी ऑफ 1 डे, कि जिसका मेच्योरिटी 1 डे का हो, ऐसे सिक्योरिटी में करता है। दिस फंड कम विद लो रिस्क सेफ्टी अगेन बिकॉज अ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड, कि जितना शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड है तो लेस रिस्क है। हाँ, द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ऑन द लोअर साइड। दीज आर कॉमनली यूज्ड बाय कॉर्पोरेट टू पार्क देयर फंड, कि मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो अपने फंड को पार्क करने के लिए करते हैं। अब इसके बाद है मनी मार्केट फंड, इन्वेस्ट मेनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नोज एज ट्रेजरी बिल एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट विच आर शॉर्ट टर्म विद मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। अब जैसे वहाँ पे 90 डेज था, इसमें एक दिन था। अब इसमें क्या है, लेस देन 1 ईयर है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल फॉर एग्जांपल के लिए सिमिलर इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट में करता है इन्वेस्टमेंट। These funds are suitable for investor looking for stable and non-volatile fund as interest risk is less। कि अगर आपको लगता है कि अगर हम इक्विटी में करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो उसमें है कि ये रिस्क है कि मार्केट किधर जाएगा, डायरेक्शन नहीं जाएगा। तो अगर उस रिस्क से भी फ्री रहना चाहते हैं तो आप मनी मार्केट फंड को प्रेफर कर सकते हैं, कहीं अच्छा है। और इसमें कि मतलब कि अब क्या है कि अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क चाहिए, तो इसी तरह से कि अगर सेविंग फंड में के जगह पे आप इसे प्रेफर कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें है नेक्स्ट बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो अब इसमें क्या है कि इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट सिक्योरिटी ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। दे कैन बी बेटर suited for investors looking for short or medium term investment tenure। कि ये क्या है कि मोस्टली ऐसे डेप्ट में सिक्योरिटी में करते हैं कि जो बैंक की सिक्योरिटी हैं, हाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की है, पीएसयू की, या म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल से तो इंस्टीट्यूशन, तो इस तरह में करते हैं कि जिसमें कि अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहता है तो वो इसे प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गिल्ड फंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, गिल्ट है बट गिल्ड फंड होता है। गिल्ड फंड है इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अक्रॉस मेच्योरिटी पीरियड। द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेक इट मोर सुटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कैन बी वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। तो कहने का मतलब कि ऊपर भी आप देख सकते हैं बैंक एंड पीएसयू फंड में 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट है कि बैंक में सिक्योरिटी ऑफ बैंक, पब्लिक अंडरटेकिंग, म्यूनिसिपल। अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट ऑफ 80% है अक्रॉस मेच्योरिटी पीरियड की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अक्रॉस मेच्योरिटी पीरियड, उसके उनके लिए सुटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हैं। कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो वोलेटिलिटी आए, तो इस पर्पज से अगर करना चाहे कोई। अब होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या है कि इन्वेस्ट इन डेप्ट एंड अदर मनी मार्केट सिक्योरिटी सच दैट द एवरेज मेच्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज बिटवीन 1 to 3 years। दे आर मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट time frame of 1 to 3 year and moderate risk appetite।
कि ऐसे अगर 1 से 3 साल के लिए अगर चाहते हैं कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड को। कि अगर ये क्या है कि इनका डेप्ट में होता है इन्वेस्टमेंट, और अदर की मनी मार्केट सिक्योरिटीज में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैकाले ड्यूरेशन रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू जनरेट रिटर्न इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। तो ये इस मैकाले ड्यूरेशन पे मतलब कार्य करता है, इस रिप्रेजेंट है इस टाइम कैलकुलेशन पे। तो ये होता है कि योर मॉडरेट रिस्क एपेटाइट की मतलब कि रिस्क का लेवल होता है कि लेस रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, रिस्कोमीटर होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, मॉडरेट रिस्क एपेटाइट। हाँ, तो इस तरह से तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। अब जैसे हमने पहला किया कि इक्विटी फंड, दूसरा किया डेब्ट फंड, अब तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या है? तो पहला क्या था कि पहला था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा था कि सिक्योरिटी बॉन्ड इस तरह के होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड से हमें पता चलता है कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, मतलब कि या तो स्टॉक मार्केट में या तो बॉन्ड में, कहीं पे भी। तो इसी से आप समझ सकते हैं हाइब्रिड फंड इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड डेब्ट in varying proportion depending on the investment objective of the fund. Thus, hybrid funds give you diversified exposure to various asset classes. Hybrid funds are categorized on the basis of their allocation to equity and debt. Us look एट फ्यू कैटेगरी। तो कहने के मतलब जैसे इक्विटी फंड को कैटेगराइज किया था कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। फिर डेप्ट फंड को किया था कि ड्यूरेशन था कि इतने ड्यूरेशन के लिए, फिर हाँ टाइम फ्रेम था। अब क्या है कि हाइब्रिड फंड क्या क्या है कि हाइब्रिड फंड में दोनों है कि मतलब कि इक्विटी भी है और डेप्ट में भी है। तो अब इसके कौन कौन से कैटेगरी हैं अब वो देखते हैं। कि पहला है बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड क्या है कि कैन इन्वेस्ट फ्रॉम 40 to 60% in equity and 40 to 60% in debt instrument. They aim to combine the advantage of growth diversified from equity and that of प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेप्ट अलोकेशन। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी वही है कि साइज का ही है कि 40 से 60% इक्विटी में, 40 से 60% डेप्ट में। तो अगर मान लो कि 40% इक्विटी में किया तो 60% डेप्ट में, या 60% इक्विटी में किया तो 40%, या 50-50, या इस तरह से मतलब आप सोच लो। तो ये है कि मतलब कि इस रेंज में इन्वेस्टमेंट होगा 40 से 60 में इक्विटी में और 40 से 60 में डेप्ट में। तो वो है बैलेंस हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। Aggressive hybrid funds are a type of hybrid fund that can invest 65 to 80% of their portfolio in equity and 20 to 35% in debt instrument. As a result of a greater allocation equity, they prove to be riskier than the balanced hybrid fund. क्योंकि अब इसमें क्या है कि इसलिए इसमें रिस्क है थोड़ा, क्योंकि 65 से 80% इसका इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक में, जहां की बैलेंस फंड का, बैलेंस हाइब्रिड फंड का था 40 से 60, 40 से 60। बट इसमें क्या है कि 65 से 80 और 20 से 35 है। तो ये थोड़ा सा जैसे स्टॉक इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा गया, तो इसलिए कि रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि जैसे एलोकेशन जिसके अकॉर्डिंग है। तो ये कि हाइब्रिड फंड का कैटेगरी इसी बेस पे है कि अलोकेशन का साइज क्या है, और उसी के बेस पे कैटेगराइज किया हुआ है कि बैलेंस फंड में 40 से 60 है, तो एग्रेसिव फंड में 65 से 80 है इक्विटी में, और 20 से 35 है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% to 90% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन डेप्ट सिक्योरिटी एंड द रिमेनिंग 10 to 20% इन इक्विटी। बिकॉज of this allocation they may prove be relatively less risky than say an aggressive hybrid fund। तो कहने का मतलब कि जैसे ऊपर के दोनों आप देख सकते हैं कि जैसे पहले में है कि बैलेंस में 40 से 60%, दूसरे में 65 से 80, तो उससे ज़्यादा रिस्क इसे दिखाया। बट इसमें क्या है, ठीक उल्टा है कि इसमें 75 से 90% डेप्ट में है और 10 से 25% सिक्योरिटी में है। ठीक है, तो इसलिए ये कम रिस्क है इसमें उन दोनों से। इसके बाद है कि बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड।
keep their investment in equity and debt dynamic in nature. As per the market movement, their allocation to both asset classes keep changing so as maximize the gains and minimize the risk. तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे इक्विटी वाले में कि कहाँ मल्टी कैप में कि वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करे, हाँ कर सकता है कि रिगार्डलेस कंपनी साइज की कोई भी साइज हो, हाँ तो वो था एक कि मतलब कि किसी भी साइज की कंपनी में, तो उसी तरीके से अगर हम सोचें तो यहाँ पे क्या बैलेंस एडवांटेज फंड में कि डायनेमिक एसेट लोकेशन, इसका भी डायनेमिक है एसेट लोकेशन, कीप दैट इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड डेब्ट डायनेमिक नेचर की, मतलब जैसा मार्केट का है उसके अकॉर्डिंग ही है कि एज पर द मार्केट मूवमेंट के जैसा मूवमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका उसके अकॉर्डिंग इसका एलोकेशन रहेगा। बोथ एसेट क्लास कीप्स चेंजिंग, तो इसमें क्या है कि सो मैक्सिमाइजिंग गेन की गेन ज्यादा होता है और मिनिमाइजिंग रिस्क की रिस्क कम होता है। तो ये है कि मतलब हाइब्रिड फंड का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो हाइब्रिड फंड का ये है कैटेगरी। अब अगर हम इसको इन प्रैक्टिकल देखें, अगर तो ये है पूरा म्यूचुअल फंड के प्रकार, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का थ्योरी, मतलब कि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने डेफिनेशन समझ लिया कैसे होता है और इसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज होता है। हाँ, अगर हम इसको इन प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि किसी एएमसी की वेबसाइट पे ये कैसा दिखता है फंड या कैसा होता है, तो वो हम अगर देखें इन प्रैक्टिकल, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम ने एक्सप्लोर किया है पेटीएम मनी का वेबसाइट। तो इसे आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, चाहे वो ईटी मनी पेटीएम हो या कोई और ग्रो हो, इसमें किसी लॉगिन की आवश्यकता नहीं होती, आप वैसे भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर नॉलेज पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करें ना करें वो अलग है बात है, कि हमें नॉलेज चाहिए कि मतलब कैसे काम करता है क्या है, तो वैसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड में आप चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्लोर करें, यहाँ पे भी हमें सारे नॉलेज मिल जाए। जैसे डिस्कवर फंड, म्यूचुअल फंड्स, सर्च म्यूचुअल फंड की कोई भी फंड आप इसमें सर्च कर सकते हैं, किसी भी एएमसी का फंड मैनेजर। हाँ तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया, बेस्ट रिटर्न, टॉप रेटेड, सुपर सेवर डिपॉजिट, टैक्स सेवर, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, फंड मैनेजर। तो अब जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने किया था कि मतलब कि जैसे कैटेगरी में यहाँ पे हमने देखा था कि बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब क्या है कि इस यहाँ पे इस वेबसाइट पे सभी जितने भी होंगे फंड वो ओपन एंडेड ही होंगे, क्लोज एंडेड फंड नहीं होगा, तो सभी ओपन एंडेड होगा। अगर बाय स्ट्रक्चर हम देखने जाएंगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे हमें ओपन एंडेड मिलेगा, बट अब यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी जो ये दिया हुआ है ये बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट, गोल्ड, इस तरह से। तो जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, फंड मैनेजर हो गया, अगर किसी मैनेजर के बारे में वो प्रोफाइल है अलग सी बात है। हाँ, बाकी इन्वेस्टमेंट आइडिया जो प्रेफर करेगा ये एएमसी, या बेस्ट रिटर्न फंड, टॉप रेटेड फंड, इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है कि सभी अपने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्विटी फंड को एक्सप्लोर करते हैं, इक्विटी फंड, हाँ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इक्विटी फंड में अगर हम यहाँ पे चलें, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, और क्या था ईएलएसएस फंड, मल्टी कैप फंड, इंटरनेशनल फंड और इंडेक्स फंड, ये इसमें इक्विटी फंड में। तो अगर हमने इक्विटी फंड यहाँ पे फाइंड किया, आप देख सकते हैं इक्विटी फंड, और यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी, सब कैटेगरी दिया हुआ है। सब कैटेगरी क्या है कि बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिविडेंड यील्ड, एनर्जी, इंटरनेशनल, लार्ज कैप, मिड कैप। तो अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पहले बताया था आपको कि सभी कवर नहीं कर सकते हम लोग, कि सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कवर की, हाँ लेकिन मोस्टली क्या है कि जिससे कि हमें समझ में आ जाए वो सभी कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह से ईएलएसएस ये सभी किया है मतलब कवर। तो लेकिन अब अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे कितने सब कैटेगरी दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंकिंग हो गया, कंजम्पशन एंड डिमांड, डिविडेंड यील्ड, एनर्जी, फ्लेक्सी कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप आप कह सकते हैं जैसे। हाँ, अब जैसे इंटरनेशनल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड, एमएनसी। तो
पीएसयू, फार्मा, इस तरह से कि अलग अलग कैटेगरी की बहुत सारे कैटेगरी हो गए कि एएमसी ने अपने अकॉर्डिंग भी मतलब बनाया हुआ है इस तरह से। अगर हम बाय एएमसी सर्च करना चाहते हैं तो बाय एएमसी भी कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस फंड म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, बड़ौदा बीएनपी बड़ौदा म्यूचुअल फंड। तो इस तरह से है कि मतलब कि आप या तो अगर किसी स्पेसिफिक, जैसे मान लो कि एएमसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक उसमें कर सकते हैं एएमसी के स्टॉक्स में, या बाय कैटेगरी अगर हम देखें कि कंपनी के साइज से करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें किसी की लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक, हाँ, कि लार्ज कैप, हाँ, तो लार्ज कैप में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ये सर्च क्या आया कि क्वांट फोकस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, हाँ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जैसे कि हमने इंडेक्स फंड भी अभी देखा था कि वो इंडेक्स फंड में जो कि इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है ये फंड, हाँ। तो इस तरह से है कि अगर हम जैसे मान लो कि आईडीबीआई टॉप 100 इक्विटी, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, तो ये क्या है कि बड़ी कंपनियों में करता है। अब जैसे मान लो कि एक इंडेक्स फंड यहाँ पे है, ये इंडेक्स फंड लिखा है तो ये इंडेक्स में ही करेगा, लेकिन अब क्या है कि अगर यहाँ पे ब्लू चिप फंड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सभी इंडेक्स में उसमें करे, ठीक है। तो इस जैसे मान लो कि यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड है या कोटक ब्लू चिप फंड है, तो अगर हम इसे किसी एक को ओपन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अगर हम देखें पूरा डिटेल, तो आप देख सकते हैं कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो सभी फंड यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ, ये चीज़ नोटिस करना है कि डायरेक्ट ग्रोथ ही है, हाँ, तो डायरेक्ट फंड है सभी। अब इसमें अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि प्राइस 424.48.30 ये करंट प्राइस है। अब जैसे स्टॉक में चेंज होता है डे बाय डे जितना चेंज होता है, उसी तरह से इसमें भी है कि आप देख सकते हैं कि लास्ट चेंज जो है, लास्ट चेंज ये है कितना कि -2.90 का, मतलब 3 रुपये के करीब इसमें चेंज हुआ है लास्ट चेंज। और अगर 3 ईयर का रिटर्न देखा तो कितना है 16.51%। अब जैसे हम निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स या किसी इंडेक्सेस के देखते हैं ग्राफ, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मान लो कि जैसे 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में आपको ज़्यादा वोलेटाइल दिखेगा, 3 मंथ का देखें तो इस तरह से, 6 मंथ का देखें ये डायरेक्शन है, 1 ईयर का देखें, 3 ईयर का देखें। तो जैसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा तो आपको ऊपर की तरफ भी दिखेगा, अगर हम 5 ईयर का देखें तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 2020 है कि कोरोना के टाइम पे ये बिल्कुल ही नीचे गया था, लेकिन फिर से वापसी करके ये ऊपर चला गया। और मैक्स अगर ऐसे देखें तो आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा डायरेक्शन। तो ये होता है कि इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा समय के लिए अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो ज़्यादा रिटर्न होता है इस तरह से। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस भी दिखाया हुआ है कि अगर बैंक में रखते हैं आप तो इतने % होता है, 1 लाख का 1,10,871। फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1,21,647। रेगुलर फंड अगर लेते हैं, रेगुलर फंड जो हम बोलते हैं, हाँ, कि ये है कि ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड फंड अगर रेगुलर फंड लेते हैं तो उसमें 1,52,581, हाँ। और अगर आप दिस फंड में इन्वेस्टमेंट है तो 1,58,000। सभी फंड में आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर हम और डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंड मैनेजर हरीश कृष्णन, अब यहाँ पे 5 स्टार दिया हुआ है, किसने, तो वैल्यू रिसर्च ने, वैल्यू रिसर्च के द्वारा 5 स्टार रैंकिंग है इस फंड का। और स्कीम इंफॉर्मेशन अगर देखें तो कोटक का है जो एसेट है 5,427.09 करोड़, हाँ, 5,000 मतलब मान लो कि 5,427 करोड़ का ये फंड है, हाँ। और एक्सपेंस रेशियो 0.69%। ग्रोथ प्लान है, प्लान ग्रोथ है, और ओपन एंडेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना ओपन एंडेड। तो जितने भी फंड होंगे वो ओपन एंडेड ही होंगे, हम क्लोज एंडेड का डिस्कशन नहीं करने वाले। एग्जिट लोड है 4 यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डे। अगर 1 साल से पहले आप इन्वेस्ट बाहर जाते हैं तो आपको 1% का इस पे चार्ज लगेगा, रिडम्पशन चार्ज। अब कैश होल्डिंग कितना है तो 1.31%। एंड बेंचमार्क क्या है तो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर आपको और
डॉक्यूमेंट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप, जैसे मैं रिस्कोमीटर की बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्विटी 100 कंपनी में है तो इसका रिस्क कितना है, वेरी हाई। अब जैसे लो, यहाँ पे आप किसी भी फंड का सर्च करके देख सकते हैं, जैसे लो रिस्क है, लो मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई। तो जैसे आपको लगता है कि मतलब कि नहीं अभी इतने रिस्क नहीं ले सकते या कुछ है, तो जैसे डेप्ट फंड में आप देखेंगे तो वो या तो मॉडरेट होगा या तो लो टू मॉडरेट होगा, इस तरह से होगा, इस तरफ होगा उसका, क्योंकि वो लो मोड होता है उसमें रिस्क। तो रिस्क के अकॉर्डिंग ये मीटर होता है। तो एक्चुअली ये क्या है कि ब्लू चिप फंड है, ये बड़ी कंपनी में है, तो उस तरह से ये ज़्यादा रिस्क वाली है। अब जैसे सेक्टर, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है इसका आप देख सकते हैं कि सेक्टर होल्डिंग इन दिस फंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेबल्स एंड अदर्स। तो इस तरह से कितने परसेंटेज हैं और कितने हैं वैल्यू में। अगर हम अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग कि किस किस कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी होल्डिंग इन दिस फंड कि आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। आप अगर पूरा लिस्ट देखना चाहते हैं, पूरा लिस्ट भी देख सकते हैं, हाँ, किसी भी फंड का कि इसमें। लेकिन अब क्या है कि ये सभी कंपनियां वही होंगे जो कि टॉप कंपनियां होंगी, ठीक है। जैसे कि 100 हमने देखा था ना कि लार्ज कैप में इक्विटी में, यहाँ पे डेफिनेशन में कि इक्विटी फंड में लार्ज कैप फंड, अगर ये लार्ज कैप फंड है तो इसका इन्वेस्टमेंट 100 टॉप कंपनी में होगा। तो आप ये चीज़ नोटिस करके चलें कि उससे बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट इसका नहीं होगा, ठीक है। ये है, अगर इंडेक्स फंड होता तो उस इंडेक्स में जितनी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट होता। तो इस तरह से है कि मतलब फंड का। तो जैसे हमने एक अभी ये देखा कि अगर इस कैटेगरी में और फंड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस फंड्स रिटर्न 16.51, और इससे रिलेटेड और भी फंड इससे मिलता जुलता ये दिखा दिया, ठीक है। और इसका है कि मतलब साइज इतना है, ये तो हमने देख ही लिया। एमसी का साइज, कोटक बैंक महिंद्रा की पूरा साइज ये है, हाँ, और टोटल स्कीम 113 है कोटक बैंक के अंदर में। अब अगर हम कोई एक डेप्ट फंड देखें कि जैसे मान लो कि हमने एक लार्ज कैप कैटेगरी में ये फंड देखा, तो अब जैसे हम चलते हैं डेप्ट फंड पे, क्लिक किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, आदित्य बिरला मीडियम टर्म फंड। तो अब इसमें भी कैटेगरी के सब कैटेगरी के 10 ईयर गिल्ट, जैसे हमने गिल्ट फंड देखा था, बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, डायनेमिक, इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं मतलब डिटेल ये कौन सा, जैसे मनी मार्केट फंड हो गया, ओवरनाइट फंड हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अब अगर हम इसमें कोई फंड देखें, एक मान लो कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम डायरेक्ट, आप इसमें देखें, आप इसका डायरेक्ट डिटेल कि अब 23 है, इसमें क्या है कि कितना है चेंजेस, -0.01, डायरेक्शन क्या है इस तरह से है। अब अगर हम इसमें देखें कि शॉर्ट टर्म में पहले नंबर पे है, और इसका अगर आप साइज आप देख सकते हैं डिटेल में स्कीम इन्फॉर्मेशन में कि एग्जिट लोड नो है, कि कोई एग्जिट लोड नहीं है आपको यहाँ पे, और एक्सपेंस रेशियो भी उससे कम है। और रिस्क में आप रिस्कोमीटर पे देख सकते हैं मॉडरेट है, क्योंकि ये डेब्ट है फंड है, ठीक है, और इसका रिटर्न भी कम होगा, हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न तो 3 ईयर का दिखाया हुआ है। अगर हम एक और दूसरा कोई डेब्ट फंड में देखते हैं, मतलब मनी मार्केट फंड से एक देखें, हाँ, मनी मार्केट और HDFC मनी मार्केट फंड देखते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे अगर 1 साल का रिटर्न आप देखें तो 4% है, 5%, और 3 साल का देखें तो ये है 16%, मतलब 16.39%। तो 5 या 15 इस तरह से। तो आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं कि डायरेक्शन आपको कभी भी डेप्ट फंड का ना ऐसे ही दिखेगा ऊपर की तरफ है, क्योंकि कम रिटर्न है, कम रिस्क है, और इसीलिए इसका 1 मंथ में भी देखें तो इसी तरह से डायरेक्शन दिखेगा, 3 मंथ में देखें तो भी इसी तरह से दिखेगा, 6 मंथ में देखें तो भी इसी तरह से दिखेगा, 1 ईयर में देखें, 3 ईयर में देखें, और 5 ईयर में देखें तो आपको ऐसे ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कब गया है वही कि कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा, लेकिन वो क्या है कि यही डायरेक्शन है, तो ऐसा ही डायरेक्शन रहता है इसका। और अगर हम देखें इसमें 5वें नंबर पे है रेटिंग में, और डिटेल देखें तो 0.21% एक्सपेंस रेशियो कम है, और नो चार्ज ऑन विदड्रॉल है, ग्रोथ प्लान है, मॉडरेट रिस्क है,
और इसका इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो आपको कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे होल्डिंग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, LIC हाउसिंग कॉरपोरेशन, कैनरा बैंक, इस तरह के जगह पे इसका इन्वेस्टमेंट है। तो लेस रिस्क होता है, इसलिए ये डेब्ट फंड है। हाँ, तो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो फंड क्या है, कैसे है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किसी भी AMC के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कैटेगराइज किया होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आइडिया के अकॉर्डिंग, बेस्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग, टॉप रेटेड ऐप, जैसे मान लो कि बेस्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 56% किसमें है, क्वांटम स्मॉल कैप, क्वांटम इंस्ट्रूमेंट, ICICI। तो ये है कि इन प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड। तो ओवरऑल ये रहा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। आज का टॉपिक हमने कवर किया कि म्यूचुअल फंड के प्रकार, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आशा है दोस्तों आपको सभी बातें समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ ऐसा है इसमें जो कि आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।